Hello students, my name is Satyam Swaroop. I am guest faculty in SS Khanna Girls Degree College. आज मैं आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़कर उन्हीं को सॉल्व करती जाऊंगी। चलिए चलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। पास या फेल करना है स्टूडेंट्स को, पास या फेल करना है स्टूडेंट्स को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड confusion about related concepts. फोर्थ, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर। देखिए यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट पॉजिटिव ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में ये भी ऑप्शंस नेगेटिव है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये ऑप्शन भी नेगेटिव है, ये ऑप्शन भी नेगेटिव है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इवैल्यूएशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम उनको महत्व नहीं दे रहे हैं ना। एंड देन लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर्स, तो ये सभी इवैल्यूएशन बेस्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन जो ये थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, ये पॉजिटिव। फर्स्ट तो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है वो बहुत पॉजिटिव है फॉर टीचिंग या लर्निंग एंड चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बच्चा या स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके, ये हमारा मेन असेसमेंट करने का ऑब्जेक्टिव होता है ना। आप जानते हैं कि असेसमेंट 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को देखते हैं, उनको चेक करते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग अपनी टीचिंग को चेंज करते हैं ताकि हम मोर लर्निंग प्रोवाइड कर सकें टू स्टूडेंट्स। तो एंड दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इज़ मोर फोकस्ड ऑन कि हम स्टूडेंट्स क्या अचीव कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स का अचीवमेंट क्या है, तो उसकी बात करता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, देन हिंदी में भी यही थर्ड ऑप्शन। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। फिर देखते हैं यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए सेकेंड है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। अब देखिए ये ऑप्शन नेगेटिव है। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन पर केंद्रित है, ये भी नेगेटिव है। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, तो यहाँ पर आपको मीनिंग मेकिंग, आप कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से बात समझ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है और इसमें लर्नर अपने हिसाब से कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस पर मोर फोकस किया जाता है इन कंपेरिजन टू बिहेवियरिस्ट थियरी। बिहेवियरिस्ट थियरी में देखिए कंडीशनिंग की बात होती है, आपने बिहेवियरिस्ट थियरी पढ़ी होगी,
पावलोव की थियरी बिहेवियरिस्ट थियरी है, थॉर्नडाइक थियरी भी बिहेवियरिस्ट थियरी है और स्किनर की थियरी भी बिहेवियरिस्ट थियरी है। तो स्किनर और की थियरी और पावलोव की थियरी में रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग के बारे में आपने पढ़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। और रोट मेमोराइजेशन तो आप जानते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फर्स्ट। और यहाँ पर मीनिंग मेकिंग की बात की गई है कि स्टूडेंट्स जो होता है वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करता है कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Which of the following statement about learning is correct from a constructivist perspective? देखिए फिर से यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव की ही बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। बहुत पॉजिटिव वर्ड्स आए हैं इसमें, है ना। एक है एक्टिव इंगेजमेंट। आपको मोर पॉजिटिव ऑप्शन को ही चूज़ करना होता है एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ठीक है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। अब यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को ही चूज़ करना है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कर रहा है। और अभी मैंने आपको जैसे कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमेशा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट आया है टर्म से कि लर्नर जो होता है वो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है। फिर भी आप देख सकते हैं रोट मेमोराइजेशन निगेटिव है, ये नहीं होगा। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, रिकॉल कहीं ना कहीं ये बात आ जा रही है आपकी बिहेवियरिस्ट थियरी जिसकी बात करती है, कंडीशनिंग की बात करती है, रीइंफोर्समेंट की बात करती है ना। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछा गया है क्वेश्चंस में। एंड देन लास्ट ऑप्शन है लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। अब आप बात ये भी ध्यान में रखिए कि बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट दीज आर टू डिफरेंट अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे बिहेवियरिस्ट वाले ऑप्शन को नहीं चूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पर एक्टिव इंगेजमेंट होगा। एक्टिव इंगेजमेंट यानी कि ये बात कर रहा है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a tool for formative assessment। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये ईवीएस का मतलब लर्निंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। तो यहाँ पर आपको ईवीएस में फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। देखिए एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, अब जानते हैं आप ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है क्योंकि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट तो समेटिव असेसमेंट की बात करता है ना, ये तो समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया है, नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो पोर्टफोलियो वो एक अलग चीज़ होती है, रेटिंग स्केल भी अलग होती है। हम बिहेवियर को चेक करते हैं या पर्सनालिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वैसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स के को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा। और आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट केवल और केवल समेटिव असेसमेंट की का टूल है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल।
तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किल आप जानते हैं लेसन प्लानिंग में सबसे पहले हम जब सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं उसके बाद फिर हम प्रस्तावना प्रश्न कौशल का यूज़ करते हैं ना। किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने प्रकरण को अपने टॉपिक को निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्शन स्किल का यूज़ करते हैं। तो इस स्किल में आप क्या करते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करते हैं जिससे कि आपका टॉपिक निकल कर आ जाए, यानी स्टूडेंट्स उस टॉपिक से रिलेट कर सकें जो भी आप क्लास में टीच करने जा रहे हैं। तो आप इंट्रोडक्शन स्किल में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो कि प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज है ये, और दूसरा भी देख लीजिए लेक्चरिंग है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, होमवर्क है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि प्रीवियस नॉलेज आपका सही आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर है हु प्रपोज द थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, किसने प्रपोज किया है? जी हाँ, ये पावलोव है, राइट आंसर। ठीक है, पावलोव। ओके, फिर आप देखिए गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपने देखना है जब हम चिल्ड्रन को क्यूज़ देते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट देते हैं तो ये क्या कहलाता है ना। तो आपने थियरी पढ़ी है वाइगोत्स्की की थियरी, है ना, उसमें ये मैंने वीडियो भी बनाया है, उस पर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने बात की है जेपीडी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, देखिए जेपीडी का कॉन्सेप्ट दिया, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया और एमकेओ का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जस्ट अमाउंट ऑफ हेल्प जो भी आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी लर्नर को, उसको उसके अचीवमेंट को तक ले जाने के लिए, जो भी उसको चीज़ें आपको लर्न करानी है उस लर्निंग के लिए आप उसको जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको वाइगोत्स्की ने एक साइकोलॉजिकल टर्म से डिनोट किया है जिसे कि उन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम स्टूडेंट्स के सामने क्लियर एग्जाम्पल रखते हैं, नॉन एग्जाम्पल रखते हैं। क्वेश्चन को समझिए पहले, कोई भी जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप उदाहरण देते हैं, पॉजिटिव उदाहरण यानी क्लियर उदाहरण। देखिए क्लियर एग्जाम्पल की बात है, क्लियर एग्जाम्पल का मतलब है पॉजिटिव एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, एंड नॉन एग्जाम्पल का मतलब है आप निगेटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट मैपिंग में पढ़ा होगा, आप जब कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं है आपका ये कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं, एक्चुअली ये आता है आपका, मुझे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है ना, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट अलग है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में एक मॉडल है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो कि पॉजिटिव एग्जाम्पल देता है और निगेटिव एग्जाम्पल देता है, जो भी कॉन्सेप्ट को हमें अटेन कराना है स्टूडेंट्स को, है ना, जो भी हमको संप्रत्यय स्टूडेंट्स को सिखाना है उससे रिलेटेड हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। तो उन्हीं की कुछ एक बात कर रहा है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। फोकस इज प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये किस चीज़ की बात करता है? फोकस इज ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या लग रहा है प्रोसीजरल नॉलेज की बात कब आती है? जब आप कोई एक स्टूडेंट्स को एक जनरल नियम बताते हैं या कोई सिद्धांत यानी प्रिंसिपल बताते हैं, कोई रूल बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसका प्रोसीजर बताते हैं कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है, ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। फिर है इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, है ना।
कंसेप्चुअल चेंज। अब आप देखिए हमने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात की, तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़े जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते अब एग्ज़ाम्स में, थोड़ा सा आपको मोल्ड करके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो चीज़ें अभ्यास से ही आप ये चीज़ें सीखेंगे। आपको लगे कि एक बार में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो मे भी कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए हम क्लियर एग्जाम्पल यानी पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल यानी कि निगेटिव एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन हमें अभी के लिए सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। लीड्स टू कन्फ्यूज़न इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं, तो आपको एग्ज़ाम्पल देने से तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना, नहीं कि आपके पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल दिया और आपने नेगेटिव एग्ज़ाम्पल दिया तो वो चेंज नहीं होगा। तो लीड्स टू कन्फ्यूज़न इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है। फिर कॉजेज गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं जी ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का। अब आपने कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आप जब भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक्शन वर्ब्स का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करते हैं। तो वही जो सीक्वेंस होता है उसका वही पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब देखिए अगर यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन बीच में है तो ये एक सीक्वेंस में नहीं है ना। हमको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है जो कि करेक्ट सीक्वेंस को शो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए रीइवैल्यूएशन, रीइवैल्यूएशन की बात करें तो रीइवैल्यूएशन तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन, सॉरी यहाँ पे ये आर नहीं है, ये है एक्चुअली इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज। तो ये उल्टा सीक्वेंस दिया हुआ है आपको। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, है ना, ऐसे होता है। तो आपको थर्ड ऑप्शन फिर इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बचता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ओके, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपको जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा 9th क्वेश्चन में। फिर है 10th और लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। शिक्षण सूत्र है ना, शिक्षण सूत्र की बात कर, आपको शिक्षण सूत्र याद होने चाहिए। मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, विच वन इज़ नॉट, कौन सा इसमें से शिक्षण सूत्र नहीं है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो ये तो होता है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल टीचिंग मैक्सिम है। फिर फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट, तो ये भी आपका सही है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये ऑप्शन गलत है ना। तो हमें रॉन्ग आंसर को रॉन्ग ऑप्शन को ही चूज़ करना था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखिए फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन, आपने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा है। तो डिडक्शन से हम कई बार जब हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस होती है, डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस होती है। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल हम जाते हैं ना, तो ये ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नहीं है वो है आपका फ्रॉम सीन टू अनसीन, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसको, आपके लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। थैंक यू।